चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम कैसे बनाना है, कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है, तो वो सारा चीज़ें डिस्कस किया था। आज उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाउंडेड बॉडीज, जो कि घिरी हुई बॉडी होती है। जैसे उसमें मैंने बताया था कि सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन है और ऑक्टागोन है। तो इनके डायग्राम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। देन नेक्स्ट टाइप था, कौन सा टाइप था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक सिंगल लाइन भी हो सकती है, दो पैरेलल लाइन भी हो सकते हैं और तीन पैरेलल लाइन भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तीन पैरेलल रो भी हो सकते हैं, जिसमें सभी लोग नॉर्थ फेसिंग हो सकते हैं तो फिर सभी साउथ फेसिंग हो सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट बाउंडेड बॉडीज पॉसिबिलिटीज, मतलब जो बाउंडेड बॉडी है सर्कल हो गया, तो उसमें कैसे डिफरेंट टाइप से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन इज इवन, तो इवन नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, तो हर किसी को एक में के अपोजिट में बैठाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 6 लोग, 8%, 10% एंड 12%। ठीक है, इसके आगे बहुत कम जाता है, लेकिन अगर एक बार जाता है तो उसमें वेराइटी कम होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। तो व्हेन नंबर ऑफ पर्सन इज ऑड, ऑड अगर रहता है तो क्या करते हैं कि जो इवन नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब यहाँ पे जैसे 5 दिख रहा है तो 4 को एक में के सामने बैठाएंगे और वो जो पर्सन बचेगा तो उसको कहीं भी एडजस्ट करेंगे। और जब भी सेकंड पॉसिबिलिटी हम लोग बताएंगे, मतलब निकालेंगे, तो सेम जो 5th पर्सन को हम लोगों ने जहाँ पे भी रखा है तो उस डायग्राम, दूसरे डायग्राम में वहीं पे रखना पड़ेगा। अगर दूसरे डायग्राम में आपने यहाँ पे रख दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 7% का आप देख पा रहे हो, 6% एक में के आगे आगे मतलब आमने सामने, और 1% कहीं भी एडजस्ट कर ले। यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 13% है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो देखो, ऑल पॉसिबल सिचुएशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ पर्सन फेसिंग, मतलब डायरेक्शन किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, मतलब सबके सब कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, टेबल के बाहर देख रहे हैं, सर्कल के बाहर देख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि फिक्स नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इनसाइड, मतलब कभी बोला जाएगा कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, या फिर 5 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 4-4 रहेगा, 5-3 रहेगा, कुछ भी हो सकता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया रहेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्टन नंबर ऑफ पर्सन, मतलब सम ऑफ देम आर फेसिंग, क्या होगा, सर्टन नंबर अलग होता है, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, मतलब कितने लोग बाहर देख रहे हैं, कितने लोग अंदर देख रहे हैं, ये हम लोगों को पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। तो यहाँ पे आप स्क्वायर पे देख पा रहे हो, तो स्क्वायर में देखो क्या क्या बताया था कि 4 कॉर्नर होते हैं और 4 साइड होती है। तो बोला जाएगा कि 4 कॉर्नर में 4 कॉर्नर में 4 लोग बैठे हैं और 4 साइड में 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बोला जा सकता है कि जो कॉर्नर में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, और जो साइड में बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, या फिर दोनों का उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर साइड पे 2 पर्सन बैठे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 4 कॉर्नर, और यहाँ पे 4, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 1 ऑन ईच साइड। ठीक है, 1 ऑन ईच साइड। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2 ऑन ईच साइड, यहाँ पे कॉर्नर है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 4 कॉर्नर, एंड यहाँ पे क्या लिख रहा है, 3 ऑन ईच साइड। मतलब अगर मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो इस तरीके का भी पूछा जा सकता है, कुछ थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में ध्यान रखना जरूरी है कि लॉन्गर साइड, लॉन्गर एंड शॉर्टर साइड, मतलब एक साइड बड़ी होती है रेक्टेंगल में, एक साइड छोटी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कॉर्नर 4 तो है, ठीक है, लॉन्गर 4 कॉर्नर और 2 ऑन लॉन्गर साइड और 1 ऑन शॉर्टर साइड। ईच लिखना पड़ेगा, 1 ऑन ईच
दोनों के बीच में ईच आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख पा रहे हो कि 4 कॉर्नर है, देन 1 ईच ऑन लॉन्गर साइड एंड 1 ईच ऑन शॉर्टर साइड, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें, अब इसमें पर्सन कितने हो गए टोटल 8, इसमें कितने हो गए 10। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 कॉर्नर और 3 ऑन लॉन्गर साइड ईच लिखना, और 2 ऑन, सॉरी 1 है ना, 1 ऑन ईच शॉर्टर साइड, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कॉर्नर वाले आउटसाइड देखेंगे और जो साइड वाले हैं वो इनसाइड बताएंगे, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उस दिशा से। ऐसा जरूरी नहीं कि कॉर्नर आउटसाइड ही देखना है, ऐसा जरूरी नहीं कि कॉर्नर इनसाइड ही देखना है, जो इंस्ट्रक्शन दी गई रहेगी। क्योंकि रेक्टेंगल में इंस्ट्रक्शन, अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि सर्कल वाला क्वेश्चन है और ट्रायंगल या फिर जैसे स्क्वायर है ना, तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है स्क्वायर में, क्योंकि बताना पड़ता है ना कि 4 पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर एंड ईच फेसिंग इनसाइड, फिर 4 पर्सन सिटिंग ऑन दिस साइड और ईच फेसिंग आउटसाइड। मतलब अगर उसमें लॉन्गर साइड में 2 है तो लॉन्गर साइड का लाइन अलग रहेगा, शॉर्टर साइड का लाइन अलग रहेगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शन बड़ी रहेगी। अब सर्कल में इंस्ट्रक्शन छोटी रहेगी, 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, बस इतना सा लाइन रहेगा। तो इसमें देखना कि इंस्ट्रक्शन किसमें, सर्कल में छोटी रहेगी, इसमें इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, स्क्वायर हो गया, देन रेक्टेंगल हो गया, तो इसमें इंस्ट्रक्शन ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो सेम एज इट इज हम लोग आते हैं ट्रायंगल पे, सॉरी पेंटागन है, ट्रायंगल यहाँ पे लिखना भूल गया, तो ठीक है हम लोग ब्लैंक पेज लेके ट्रायंगल में निकाल लेंगे। तो पेंटागन में क्या हो रहा है, कितने साइड होते हैं टोटल, 5 साइड होते हैं, 5 साइड 5 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 कॉर्नर, नीचे लिख दो, एंड 1 ऑन ईच साइड। टोटल कितने लोग हो गए 10। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ 5 कॉर्नर दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 कॉर्नर 2 ऑन ईच साइड। अब इनका फेसिंग कुछ भी हो सकता है, बोल सकता है कि कॉर्नर वाला आउटसाइड, जो साइड में बैठे वो इनसाइड, है ना, या फिर मतलब सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। ऐसा जब होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, हार्ड बन जाता है मतलब थोड़ा सा उसको सॉल्व करने में लिए टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है, तो हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है, तो कॉर्नर कितने रहेंगे फिर 6 कॉर्नर रहने वाले हैं। यहाँ पे 6 कॉर्नर है और 1 ऑन ईच साइड है। यहाँ पे कितने हैं 6 कॉर्नर और 2 ऑन ईच साइड, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें हेप्टागन, हेप्टागन में कितने होते हैं साइड 7, तो कि कॉर्नर कितने रहेंगे, टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 1 ऑन ईच साइड होगा तो टोटल 14 लोग हो जाएंगे। या तो हो सकता है क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो 7 लोग ही रहेंगे या तो 14 लोग रहेंगे, इसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितने साइड्स होते हैं 18, तो या तो रहेगा तो 18 8 कॉर्नर और 8 ऑन ईच साइड, टोटल कितने हो रहे हैं, हाँ सॉरी 8 ऑन ईच साइड नहीं, 1 ऑन ईच साइड, ठीक है। तो टोटल 16 हो सकते हैं या तो 8 हो सकते हैं, ध्यान रखना है। अब इसके बाद में एक और पेज ले लेता हूं, मैं ट्रायंगल के बारे में बता देता हूं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल की स्पेलिंग रे कभी कभी माइंड नहीं चलता सुबह सुबह, एक्चुअली नींद नहीं हुई मेरी, ठीक है कोई बात नहीं। तो ट्रायंगल में कैसा बनेगा ट्रायंगल, तो पता ही है आपको सभी को, ये क्यों ब्लैक में हो रहा है,
ठीक है, तो ट्रायंगल में कितने साइड हो रहे हैं? 1 2 3, बराबर है। अब इतना आसान सवाल तो पूछेगा नहीं, बराबर, इतना आसान सवाल पूछेगा क्या? तो क्या बोल देगा कि 1 ऑन ईच साइड। कितने टोटल हो गए लोग? 6 लोग हो गए। तो 4 कॉर्नर, सॉरी 3 कॉर्नर, 3 कॉर्नर 1 ऑन ईच साइड। अब बोल सकता है कि यहाँ से फिर 1 2 3, अब 2 लोग हर कॉर्नर में बैठेंगे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है? अब 3 लोग भी हो सकते हैं अगर बड़ा क्वेश्चन रहा तो। यहाँ पे टोटल कितने हो गए? यहाँ पे टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12 हो गए। अब इसमें वही डायरेक्शन अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं। सम ऑफ देम, मतलब कॉर्नर वाले जो है वो इनसाइड फेस करेंगे, साइड वाले आउटसाइड करेंगे, या तो कॉर्नर वाले आउटसाइड करेंगे और मिडल वाले इनसाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। तो कुछ पॉइंट्स है वो याद रखना जरूरी है हम लोगों को। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या याद रखेंगे हम लोग? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किस में बेस्ड होता है? तो मैंने आपको बताया था कि राइट लेफ्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ होता है क्या? नहीं होता है, तो राइट लेफ्ट। लेकिन राइट लेफ्ट भी हम लोगों को उसी से देखना पड़ेगा, उस चीज को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि नॉर्थ ऊपर वाला साइड है, साउथ नीचे वाला साइड है। आपके राइट हैंड साइड वाला कौन सा हो गया? ईस्ट। आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा हो गया? वेस्ट। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी नॉर्थ फेसिंग है, मतलब आप जिस दिशा में फेस करके खड़े हो, बैठे हो, या फिर स्क्रीन पे देख रहे हो, जहां पे भी देख रहे हो, तो हमेशा हमारे लिए कौन सी साइड रहेगी? नॉर्थ रहेगी। मतलब नॉर्थ मीन्स मैं ऐसे अगर खड़ा हूं तो मेरा राइट जो रहेगा वो स्क्रीन का राइट, पेज का राइट, सभी का राइट रहेगा। और आपके पेज पे अगर देखेंगे तो ऊपर वाला जो साइड रहेगा पेज के, तो वो हमेशा क्या रहेगा? नॉर्थ रहेगा। राइट लेफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन साउथ मतलब आपके पेज के नीचे वाला साइड क्या रहेगा? क्योंकि हम लोग जो भी रफ वर्क करने वाले हैं वो कहाँ पे करने वाले हैं? पेज पे ही करने वाले हैं। तो पेज का नीचे वाला साइड जो रहेगा वो क्या रहेगा? साउथ रहेगा। और पेज के नीचे वाला साइड साउथ है, मतलब आप जिस दिशा में बैठे हो उसके अपोजिट वाला साइड रहेगा। मतलब आप बैठे हो ऐसे और फिर बैठ जाओगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा? राइट लेफ्ट चेंज होगा। मतलब आपका जो राइट रहेगा वहाँ उसका लेफ्ट हो जाएगा, आपका जो लेफ्ट है वहाँ उसका राइट हो जाएगा। तो इस चीज में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान हम लोगों को रखना है। अब यहाँ पे देखो राइट लेफ्ट के बारे में मैंने बताया। तो अब यहाँ पे पहले इसमें दिख रहा है कि सब लोग क्या कर रहे हैं? इनसाइड देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनसाइड। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आउटसाइड। और यहाँ पे सम ऑफ देम, सम इनसाइड। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट शॉर्टकट में, इनसाइड सम आउटसाइड। ठीक है, सम इनसाइड सम आउटसाइड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी अब सेंटर फेसिंग है तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ इसका राइट है, तो राइट हमेशा कहाँ रहेगा? ऐसे ही चलेगा। लेफ्ट कहाँ रहेगा? ऐसे ही चलेगा। क्योंकि हम लोग क्या फेसिंग कर रहे हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। तो साउथ में ध्यान रखना जरूरी है, साउथ में उल्टा हो रहा है। नॉर्थ में जैसे आपका राइट लेफ्ट है वही राइट लेफ्ट हो रहा है, लेकिन साउथ में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर है? सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि यहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ का ही लिखा है। तो अगर मैं ईस्ट में फेसिंग हूँ तो क्या हो जाएगा? मेरा राइट कहाँ पे रहेगा? नीचे के ऊपर, नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ? राइट कहाँ पे रहेगा? नीचे की तरफ। और लेफ्ट कहाँ पे रहेगा? ऊपर की तरफ। अगर मेरा फेस वेस्ट साइड में है तो राइट कहाँ पे रहेगा? नॉर्थ की तरफ। और लेफ्ट कहाँ पे रहेगा? साउथ की तरफ। सेम एज इट इज। उसमें एक और चीजें भी आती है, जैसे यहाँ पे साउथ ईस्ट की बात करते हैं, देन नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, और यहाँ पे साउथ वेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी देखना जरूरी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट। यहाँ पे राइट, सॉरी नीचे राइट ही होगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट। अब यहाँ पे बताओ तो मेरे को कि जो राइट है वो नॉर्थ की तरफ रहेगा कि वेस्ट की तरफ रहेगा? नहीं ना, राइट। राइट मतलब मैं अभी ऐसा था तो अब मैं ऐसा खड़ा हूं, तो राइट तो हमेशा ऊपर ही है ना। तो राइट कहाँ रहेगा? यहाँ पे। लेफ्ट यहाँ पे। सेम एज इट इज। अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मतलब पोजीशन कौन सा है?
पेज के हिसाब से देखेंगे तो इस टाइप का दृश्य, जैसे ये मैंने बताया कि नीचे वाला साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या रहेगा, राइट कहाँ पे रहेगा, वेस्ट की तरफ कि साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ रहेगा राइट, और नीचे क्या रहेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में, अगर राइट लेफ्ट में आपको कंफ्यूजन रहेगी तो आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग, जैसे बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि पेज घुमा घुमा के करते हैं, उससे भी कर सकते हो आप, लेकिन वैसा हम लोग अभी फिलहाल शुरुआत में ध्यान रखने के लिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इतना, मतलब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास पेज घुमा घुमा के करने के लिए। तो अभी से ही आप खुद घूम घूम के, अब जितना घूमना है घुमाना है वो सारी चीजें करके आप अपने माइंड में बैठा लो कि राइट लेफ्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें राइट लेफ्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें तो यहाँ पे देखा था हम लोगों ने कि रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड आते हैं, है ना, हु हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया। उसमें से विच और हुम जो है ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने मिलता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, A is third to the right of B and B who is second to the left of C। ये कल ही हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। और थर्ड है कंजंक्शन। कंजंक्शन में कौन से वर्ड होते हैं, एंड, बट, वाइल। अब देखो WH वर्ड, यहाँ पे सारे WH वर्ड है तो मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ रहते हैं कि आप वाइल देख के ना, अरे ये तो WH वर्ड है, चलो रिलेटिव प्रोनाउन होगा मतलब नियरेस्ट एलिमेंट के लिए आएगा, ऐसा कुछ मिस्टेक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि वाइल का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन है, तो उसका हमेशा क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए ही काम किया जाएगा। ठीक है, दोनों के एग्जाम आपके सामने है। A is third to the right of B, यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाला है कि A जो है वो B के राइट में क्या है, थर्ड है। A B के राइट में थर्ड है, A B के राइट में थर्ड दिख रहा है आपको, है ना। मतलब यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई थी कि A is third to the right of B, मतलब A और B के बीच में कितने लोग, दो लोग। मतलब जितने राइट में बताया गया कि A is third to the right of B मतलब A और B के बीच में दो लोग, A is fourth to the right of B मतलब A और B के बीच में तीन लोग -1 करके। ठीक है, A is second to the right of B मतलब A और B के बीच में एक पर्सन। राइट लेफ्ट दोनों में सेम ही रहने वाला है। ठीक है, या दूसरे कंजंक्शन में भी हम लोगों ने क्या देखा था कि सेम एग्जांपल लिया था, लेकिन बस यहाँ पे हु के जगह एंड लिख दिया था। अब A is third to the right of B, A is third to the right of B दोनों सेम हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब आगे यहाँ से चेंज हुआ कि हु। अब हु किसके लिए आता है हमेशा, मैंने बताया कि एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। तो सेकंड एलिमेंट या तो नियरेस्ट एलिमेंट। अब इस एलिमेंट की जगह नाम भी हो सकते हैं, जरूरी है क्या ABC रहेगा, है ना, आशीष हो सकता है, कशिश हो सकता है, जो भी हो सकता है, नाम भी हो सकते हैं किसी के। तो हमेशा इसको पढ़ेंगे कैसा, B who is second to the left of C। कैसे पढ़ेंगे, B who is second to the left of C। B जो है वो C के लेफ्ट में सेकंड है। तो अब यहाँ पे B और C के बीच में कितने लोग, एक पर्सन। तो B जो है C के लेफ्ट में सेकंड है, तो C का लेफ्ट कहाँ हो रहा है, मतलब C तो प्लॉट पे है नहीं, तो सीधी सी बात है C को मेरे को ये रखना पड़ेगा। C को यहाँ रखूंगा तो चलेगा क्या, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सेकंड टू द राइट ऑफ B हो जाएगा, सॉरी C हो जाएगा। B जो रहेगा वो सेकंड टू द राइट ऑफ C हो जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C चाहिए। सेम एज इट इज यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है, एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, और C के लेफ्ट में सेकंड है। तो और मतलब क्या, और के बाद में हमेशा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कंजंक्शन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए आता है। तो मतलब एंड के बाद में A जो है वो क्या रहेगा, हिडन रहेगा, एंड A इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। तो यहाँ पे देखो A कहाँ, C कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। C को मैं यहाँ ले सकता था क्या, सेकंड टू द राइट ऑफ C हो जाता था। मेरे को क्या चाहिए, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C चाहिए। तो देखो एक वर्ड से कितना डायग्राम चेंज हो रहा है। तो ये दो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट में काम नहीं आने वाला है, ये वर्ड ब्लड रिलेशन में भी काम, दो वर्ड्स ब्लड रिलेशन में भी काम आएंगे, जो जितना भी वर्बल रीजनिंग है उन सब में काम आएगा। जैसे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है। तो हमेशा याद रख लेंगे कि हु, हुम, हुज, विच, ये हर बार किसके लिए आते हैं, सेकंड एलिमेंट या तो नियरेस्ट एलिमेंट, और एंड, वाइल, बट, अपॉस्ट्रोफी एस, कॉमा, ये किसके लिए आते हैं, तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना जरूरी है। तो उसमें से ये कौन सा पॉइंट है, A is थर्ड टू द, या फिर फोर्थ टू द, फिफ्थ टू द लेफ्ट या राइट ऑफ B। क्या बोला मैंने, A is थर्ड, और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा PPT के इसमें हो गया 4, 6 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, -1 उतने पर्सन उसके बीच में रहेंगे। ये चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करी है।
उसके बाद में यहाँ पे बोला गया कि इसके बीच में गैप कितना रहेगा, n-1 गैप। जितना नंबर रहेगा उससे -1 का गैप, मतलब 2 सेकंड टू द राइट ऑफ थर्ड बी बोलेंगे तो क्या होगा 1 का गैप, थर्ड टू द राइट ऑफ बी बोलेंगे तो क्या होगा 2 का गैप, फोर्थ टू द राइट ऑफ बी बोलेंगे तो क्या होगा 3 का गैप। ऐसे ही जितने भी नंबर रहेंगे उसका -1 होगा। अब ये वर्ड भी बहुत सुने जाते हैं कि ए इज 3 प्लेस अवे, अहेड, फार, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड। इन सब का मतलब क्या होता है, सेम होगा। क्या होगा कि ए इज 3rd प्लेस अवे फ्रॉम बी बोला जाएगा तो क्या होगा फिर ए और बी के बीच में 2 लोग नहीं, एक, अच्छा 3rd है ना, तो 3rd है तो मतलब 2 लोग, 2 प्लेस अवे बोला गया तो दोनों के बीच में 1 लोग, 4 प्लेस अवे बोला गया तो दोनों के बीच में 3 लोग, मतलब n-1 गैप ही बोलेंगे। यहाँ पे भी लिख देता हूँ n-1 गैप। उसके बाद में देयर आर 4 पर्सन अवे फ्रॉम बी, तो वही हो रहा है, सेम हो रहा है। तो 4 पर्सन अवे फ्रॉम बी मतलब दोनों के बीच में कितने का गैप, 3 का गैप। आगे मिल रहा है आपको यहाँ पे देखिए कि एक सर्कल है, ए एंड बी फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर मतलब ए है यहाँ पे देखो और यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन का बहुत ज्यादा वैल्यू है। फेसिंग ईच अदर मतलब दोनों एक मेक के तरफ ही देखेंगे, मतलब दोनों क्या करेंगे, इनसाइड ही देखेंगे। क्या करेंगे, इनसाइड ही देखेंगे, और दोनों एक मेक के क्या बैठेंगे, अपोजिट में ही बैठेंगे, दोनों एक मेक के तरफ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फेसिंग बोला गया है। सेकंड लाइन में देखो जी इज फेसिंग एच, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि जी को एच के तरफ फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि लिखा है वहां पे जी इज फेसिंग एच, लेकिन एच के डायरेक्शन से मतलब है क्या, एच के डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। एच इनसाइड भी फेस कर सकता है, एच आउटसाइड भी फेस कर सकता है, लेकिन जी को फेस करना पड़ेगा एच के तरफ ही। और दोनों कहाँ बैठेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो जी को फेसिंग, अब एच आउटसाइड भी फेसिंग रहेगा तब भी ये लाइन क्या रहेगा, राइट ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्या बोला था मैंने, डी इज सिटिंग अपोजिट टू एफ। अब दोनों अपोजिट में तो बैठ रहा है लेकिन दोनों के डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं, दोनों अपोजिट में बैठ रहे हैं, जैसे डी और एफ अपोजिट है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन जरूरी है क्या कि वो इनसाइड ही फेस करेंगे, दोनों के डायरेक्शन जरूरी है क्या वो आउटसाइड ही फेस करेंगे, कोई भी किसी भी जगह, लेकिन अपोजिट में बैठेंगे, ये कंफर्म हो रहा है इस लाइन से। ठीक है, फिर बोला गया ए इज सिट अपोजिट टू बी, ये ऑलरेडी हो चुका है, ए जो है वो अपोजिट में, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन का कोई भी वैल्यू नहीं है। एच सिट अपोजिट टू वाई, यहाँ पे भी सेम रहेगा। जी इज सिटिंग अपोजिट टू एच, यहाँ पे भी सेम रहेगा, मतलब इन सभी इसमें क्या रहेगा, डायरेक्शन का कोई भी काम नहीं है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स है याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, कम से कम, और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो पहला एग्जांपल देखो, एटलीस्ट 3% सीट टू द राइट ऑफ बी, मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एग्जांपल पे मैंने लिए थे 6% बैठे हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि एटलीस्ट 3% टू द राइट ऑफ बी, कम से कम 3% बी के राइट में होना चाहिए। तो क्या मैं बी को यहाँ पे ले सकता था क्या, नहीं, क्योंकि कम से कम 3 है क्या, फिर 2 ही लोग रहेंगे, तो मेरे को कम से कम 3 तो क्या करना है, दिखाना है। मतलब यहाँ पे एक तो ये बी यहाँ पे भी रह सकता है, कम से कम 3 मतलब 3 हो सकते हैं, या तो 4 भी हो सकते हैं, या तो 0% हो सकते हैं, या तो 5 भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। ऑलमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, इसमें क्या बताया था मैंने, ऑलमोस्ट 3% सीट टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3% बी के लेफ्ट में बैठेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने परसेंट बैठेंगे, 3 के मतलब सॉरी बी के लेफ्ट में 3 लोग बैठेंगे। तो अब ज्यादा से ज्यादा 3 मतलब अब मैं बी को यहाँ पे ले सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 ही बैठ सकते थे, यहाँ पे तो 4 हो जाएंगे। तो मैं बी को यहाँ पे भी बैठा सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 3 मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था ऑलमोस्ट 3%, ऑलमोस्ट 3% सीट टू द लेफ्ट ऑफ बी। क्लियर है। और कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना जरूरी था। ए इज ओनली नेबर ऑफ बी, देखो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए इज ओनली नेबर ऑफ बी। इस लाइन का अगर हिंदी में बोलते तो हम लोग क्या होगा, ए जो है वो एकमात्र नेबर है बी का, मतलब बी का दूसरा नेबर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इसी का मतलब क्या होगा, एट द कॉर्नर, क्योंकि बी अब मान लेते हैं कि 6% है, तो बी यहाँ पे रहेगा तभी तो ए यहाँ आएगा ना। अब बी का दूसरा कोई नेबर है क्या, बी का दूसरा कोई नेबर है क्या, अब यहाँ पे बी रहेगा तो यहाँ पे ए रहेगा, मतलब बी का सिर्फ
ए ही नेबर हो सकता है, दूसरा कोई भी नेबर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बी लेता हूँ तो ये दूसरा साइड तो बचा है, फिर दूसरा भी नेबर हो जाएगा, तो ये लाइन सही होगी क्या? फिर नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ आता है, ए इज ओनली नेबर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो एकमात्र नेबर है बी का, मतलब बी का दूसरा कोई भी नेबर नहीं रहेगा, उसी का मतलब ये कि बी को हमेशा कहाँ पे बैठाना पड़ेगा? फिर कॉर्नर में बैठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि नेबर, एडजेसेंट, नेक्स्ट, बिसाइड, वन प्लेस अवे, इन सभी का मतलब क्या होता है? आजू बाजू, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, तो सभी का मीनिंग सेम होता है। इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर इन द सेंस मैं यहाँ पे फिर से निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, तो इमीडिएट नेबर कौन से रहेंगे? सी एंड बी रहेंगे। समझ में आ रहा है? इसके दोनों नेबर रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या बोला गया? ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। इस लाइन का मतलब ए जो है वो बी के लेफ्ट में कितना है? थर्ड है। यहाँ पे फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे बोला गया ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ए किस पे डिपेंडेंट है? बी पे। तो सबसे पहले प्लॉट पे कौन आएगा? तो बी जहां कहीं भी होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे बी है, तो थर्ड टू द, अब बी और देख रहा है, बी जो देख रहा है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब 1 2 एंड 3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ए का डायरेक्शन पता चला क्या? यहाँ इस लाइन तक, लेकिन आगे बोला गया है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उसका अपोजिट। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, उसी का मतलब क्या होगा? बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी जो है वो ए के लेफ्ट में थर्ड होगा, तो ए के लेफ्ट में थर्ड को बी करना है, तो मतलब मुझे ए का डायरेक्शन कहाँ पे करना पड़ेगा? साउथ में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका लेफ्ट है और यहाँ पे इसका राइट है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसा लाइन आता है तो याद रखेंगे कि दोनों एक में के थर्ड लेफ्ट में है। क्या रहेंगे? दोनों एक में के थर्ड लेफ्ट में। आगे बढ़ते हैं। ए इज सिटिंग वन प्लेस टू द राइट ऑफ बी। ए इज सिटिंग वन प्लेस टू द राइट ऑफ बी, तो मतलब सीधा सीधा बी अगर यहाँ पे है और बी का फेसिंग अगर नॉर्थ की तरफ है, तो राइट में कहाँ रहेगा? ए यहाँ पे रहेगा। इनकेस बी अगर यहाँ पे है और बी का फेसिंग अगर साउथ में है, तो ए कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। इसमें ए का डायरेक्शन का कुछ है क्या? ए का डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन और भी इंपॉर्टेंट है, ए इज सिटिंग वन ऑफ द प्लेस टू द राइट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी के कोई तो भी राइट प्लेस में बैठा है। कोई तो भी मतलब कोई भी हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है, 2 प्लेस अवे हो सकता है, 3 प्लेस अवे हो सकता है, 4 प्लेस अवे हो सकता है, लेकिन वो हमेशा कहाँ रहेगा? राइट में रहेगा। लेफ्ट में रहेगा क्या? नहीं, लेफ्ट में करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो थर्ड, फोर्थ, सेकंड या फिर इमीडिएट कुछ भी हो सकता है। तो ए यहाँ पे अगर रहेगा तो बी यहाँ पे भी हो सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है। नहीं, क्या बोला गया था? ए सिटिंग वन ऑफ द प्लेस, ए को बोला गया है, बी के ए कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रहेगा क्या? यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा। कब? जब ए बी जो है वो नॉर्थ फेसिंग रहेगा तब। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट को देखा है, 2 बार देख लिया है, लास्ट क्लास में भी देखा था, अभी भी हम लोगों ने पूरा रिवाइज कर लिया। तो क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन क्या है? 8 फ्रेंड्स, क्या इंस्ट्रक्शन? 8 फ्रेंड्स MNPQRST आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब 8 लोगों का जो डायग्राम है कैसे निकालना आपको पता है? कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक डायग्राम है 8 लोगों का, ठीक है। यहाँ पे शायद पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, तो इसको बीच में 8 लोगों का डायग्राम, इस सबको क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और सबके सब कहाँ देख रहे हैं? अभी शुरुआत है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, तो आपको एरो बनाने हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, एरो नहीं भी बनाए तो चलेगा, क्योंकि उतना टाइम हमारा बच जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? अब यहाँ से क्लू स्टार्ट हो रहा है। ये तो इंस्ट्रक्शन था, इसमें हम लोगों को 8 पर्सन को टेबल में बैठे ऐसा बताया गया था, और सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब बोला गया है P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। तो P जो है वो किस पे डिपेंडेंट है?
m पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले प्लॉट पे कौन आएगा, m आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की तो हम लोग शुरुआत करेंगे नीचे से। क्यों नीचे से शुरुआत करेंगे, ऐसा कहीं लिखा है क्या, नहीं, इसलिए शुरुआत करेंगे नीचे से क्योंकि नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, नीचे से शुरुआत करेंगे तो हमारे राइट लेफ्ट में क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, शुरुआत आप m का ऊपर से भी कर सकते हो, शुरुआत आप m का इधर से भी कर सकते हो। तो फिर वहां पे यहाँ से करेंगे तो आपको राइट लेफ्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से आसान है क्योंकि आपका राइट मतलब पेज का राइट, आपका लेफ्ट मतलब पेज का लेफ्ट हो जाएगा, आप पेज पे ही काम करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि p इज थर्ड टू द राइट ऑफ m। तो सबसे पहले प्लॉट पे है m। अब m और p के बीच में कितने लोग, दो लोग। ठीक है, तो या तो p यहाँ पे भी हो सकता है या तो p यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मेरे को कहाँ चाहिए, राइट में चाहिए, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, p को यहाँ पे कर दूंगा। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, फिर क्या बोला गया है, एंड। अब ये एंड किसके लिए है बताओ, मैंने बताया था कि एंड क्या है, कंजंक्शन है, तो हमेशा कौन सा एलिमेंट के लिए आता है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए आता है। मतलब एंड के बाद में क्या हिडन है, तो p जो रहेगा हिडन रहेगा। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ s, तो कौन लेफ्ट, s के लेफ्ट में सेकंड है, तो p जो है वो s के लेफ्ट में सेकंड है। तो क्या मैं s को यहाँ कर सकूंगा, क्या करूंगा, क्या यहाँ पे सेकंड टू द राइट हो जाएगा फिर तो p। मेरे को क्या चाहिए, सेकंड टू द लेफ्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फिर s को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फिर बोला गया है t इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s, तो t जो है वो s के लेफ्ट में थर्ड है, मतलब t और s के बीच में कितने लोग, दो लोग। ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, अभी काम नहीं आ रहा है लेकिन आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, t इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s, तो t का कहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा क्या, t इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s, यहाँ रहेगा, क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा, क्योंकि ये तो थर्ड टू द राइट ऑफ s हो जाएगा, मेरे को क्या चाहिए, लेफ्ट ऑफ s चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ s, तो q जो है वो s का नेबर नहीं है, तो ये निगेटिव क्लू है, तो निगेटिव क्लू को छोड़ देना है, क्या इसको भी ड्रॉ करके रखना है। q जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है s का, तो मतलब मैं सीधा सीधा लिखूंगा कि q यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोला गया है n इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ m, तो हाँ p is third to the right of m and second to the left of s, तो and के बाद में m, p is second to the left of s, अच्छा सॉरी बराबर है, s यहाँ पे होना चाहिए ना, p is second to the left of s है ना, तो s के लेफ्ट में सेकंड मतलब s का लेफ्ट कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड टू द राइट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे q बोला गया था, ये फिर एक और इंस्ट्रक्शन निकालना जरूरी है, यहाँ पे q यहाँ पे भी नहीं, s के बाजू में था ना, t का क्या किया था, t का भी मिस्टेक किया था कि हम लोगों ने, t इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s, अच्छा t भी बदल जाएगा फिर, तो t इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s मतलब t यहाँ पे देखो, t और s के बीच में कितने परसेंट है, 2%, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, ऑब्वियसली जगह कहाँ पे होगी, t यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ s, तो q यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, q यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। फिर क्या बोला गया है, n इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ m, तो n यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, n यहाँ भी नहीं हो सकता है, मतलब n इन दो प्लेस में से कहीं तो हो सकता है, और q जो है इन दो प्लेस में से कहीं भी हो सकता है। उसके बाद में देखो o इज सेकंड टू द राइट ऑफ n, तो o जो है वो n के राइट में क्या है, सेकंड है, तो o n के राइट में अगर सेकंड है तो मैं कहाँ लिख सकता हूँ, n तो यहाँ पे नहीं है, तो क्या मैं n को यहाँ निकाल सकता हूँ क्या, o इज सेकंड टू द राइट ऑफ n, तो o जो है n के राइट में अगर सेकंड है तो n का राइट कहाँ पे है, नीचे है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा ये बताओ, तो o इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n हो जाएगा, ये n ऊपर रहेगा और o नीचे आएगा, क्योंकि n का लेफ्ट कहाँ पे है, ऊपर है,
एन का राइट कहाँ पे है, नीचे है। मेरे को एन के राइट में ओ चाहिए, तो मेरा तो एन के लेफ्ट में ओ चला गया। मेरे को क्या चाहिए, एन के राइट में चाहिए, तो यहाँ पे आएगा कौन, एन, और यहाँ पे आएगा कौन, ओ। अब एन के लिए दोनों जगह नहीं थी तो एन वहीं पे हो गया। फिर क्या बोला गया है, Q is also not immediate neighbor of T। तो Q जो है वो नेबर नहीं किसका, T का, तो Q यहाँ पे नहीं होगा, तो मतलब ऑब्वियसली एक ही जगह बची Q के लिए, यही पे हो जाएगा। एक और एलिमेंट कौन सा बचा है, R, तो R यहाँ पे हो जाएगा। ये बन गया अरेंजमेंट। क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं इसमें, है ना। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ T बोला जा सकता है, तो T के राइट में थर्ड कौन सा है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, टू द राइट ऑफ T, क्योंकि T का राइट किधर है, यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, S। तो ऐसा मतलब सिटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। कभी 2 भी रह सकते हैं, छोटा सिटिंग अरेंजमेंट है तो 2 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इसको ट्राई करते हैं। क्या बोला गया है, A B C D and E are 5 boys and F G and H are the 3 girls sitting together in the circle facing center। अब यहाँ पे बॉयज गर्ल्स बोला गया तो मतलब क्या होगा, ब्लड रिलेशन का काम आ रहा है क्या, बॉयज गर्ल मतलब मेल फीमेल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे, ब्लड रिलेशन तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ब्लड रिलेशन में हमेशा याद रखेंगे कि बॉयज जब भी होते हैं तो ये हम लोग या तो स्क्वायर में या तो प्लस माइनस भी बहुत लोग करते हैं, और गर्ल्स जब भी रहेंगे क्या करेंगे, सर्कल में या तो इसको माइनस भी कर सकते हैं। जो भी आपके हैबिट में रहेगा उस चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल कितने पर्सन है गर्ल्स बॉयज मिला के, तो 8% कैसे निकालने ये हम लोगों को पता है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, फेसिंग सेंटर, तो यहाँ पे निकाल दो। ठीक है, फेसिंग सेंटर है। फिर आगे क्लू पढ़ते हैं हम लोग, ए इज ओनली बॉय सीटेड बिटवीन 2 गर्ल्स। तो ए जो है वो एकमात्र लड़का है जो कहाँ पे बैठ रहा है, 2 गर्ल्स के बीच में बैठ रहा है। तो मान लेते हैं कि चलो ए को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ए क्या है, बॉय है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन हम लोगों को था कि बॉयज कौन से होते हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये क्या है, बॉयज है, और गर्ल्स कौन से है, यहाँ पे गर्ल्स एफ जी एंड एच। ठीक है, नेक्स्ट क्लू में देखिए क्या है, B इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो B जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, E पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले, अच्छा मैंने कुछ, अब B, मैंने यहाँ पे क्या किया था पहले पॉइंट से कि A इज द ओनली बॉय सिटिंग बिटवीन 2 गर्ल्स, मतलब प्लॉट पे आया कौन सा, A आया। नेक्स्ट लाइन जो है B इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, तो क्या मैं B ला सकता हूँ क्या प्लॉट पे, नहीं ला सकता, क्योंकि B जो है डिपेंडेंट है किस पे, E पे, तो प्लॉट पे E ही नहीं है, तो मैं B को भी नहीं ला सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन को थोड़ा सा रोक देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, होता है क्या, तो F इज सेकंड टू द राइट ऑफ H। तो F किस पे डिपेंडेंट है, H पे, तो प्लॉट पे H आया है क्या, H भी नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रोक देते हैं। H हु किसके लिए आया, नियरेस्ट एलिमेंट, ठीक है। H हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, H जो है वो किसका नेबर है, A का नेबर है। तो यहाँ पे H जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा। चलो फिर अभी से हम लोग पॉसिबिलिटी बनाने का आदत डालते, क्योंकि विदाउट पॉसिबिलिटी आगे वाले क्वेश्चन नहीं बनने वाले, है ना। तो जो इंस्ट्रक्शन लिखा है वो तो ऑलरेडी निकाल के रख देते हैं। यहाँ पे भी सब लोग कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो H को मैं एक बार क्या करूंगा, H है ना, हाँ, F इज, ये तो नहीं था, H हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ A, तो H को एक बार मैं यहाँ कर दूंगा, H को एक बार मैं यहाँ कर दूंगा। ये पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2 है, दोनों जगह हो सकते हैं।
फिर क्या बोला गया है, अब देखो जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया मतलब उसका उतार लिया है डायग्राम में, तो ये हाईलाइट कर रहा हूं, C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। तो C जो है वो B के इमीडिएट लेफ्ट है, तो प्लॉट पे B आया क्या, तो C आएगा क्या, C भी नहीं आएगा, तो इस लाइन को भी छोड़ना पड़ेगा। वन ऑफ बीज नेबर इज अ गर्ल, तो B का एक नेबर क्या है, गर्ल है, तो यहाँ पे B नहीं आया तो मैं कैसे करूंगा, वो भी नहीं होगा। फिर लास्ट लाइन जो है A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो प्लॉट पे A है इसलिए मैं B को निकाल सकता क्या, A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो A जो है वो B के लेफ्ट में थर्ड है, मतलब B जो है वो A के राइट में थर्ड होगा क्या, बराबर है ना। अब यहाँ पे बोला गया A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, so that means B is third to the right of A। समझ में आ रहा है ना, तो B, A को अगर थर्ड B के लेफ्ट में करना है तो B को मेरे को यही करना पड़ेगा कि नहीं, A is third to the left of B, तो B को यहीं पे तो करना पड़ेगा, B का लेफ्ट कहाँ पे है, A is third to the left of B, that means B is third to the right of A। अभी भी कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन किस चीज का है आपको, राइट लेफ्ट का ही है, ये नीचे क्या हो जाएगा हमेशा बताओ, ऊपर क्या हो जाएगा, तो अब मेरे को ये तो चाहिए था A is third to the left of B। क्लियर है। अब सेम एज इट इज यहाँ पे भी उस डायग्राम में भी वही होने वाला है, उसमें कोई चेंज होगा क्या, क्योंकि अब दो पॉसिबिलिटी बनाया है तो दोनों डायग्राम को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। अब प्लॉट पे बी आ गया, अब जो लाइन छूटे हैं बी आ गया, मतलब बी से रिलेटेड वो एक और लाइन हमारे पास था जो हम लोगों ने छोड़ा था, क्या था, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, दैट मीन्स ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब वो दूसरे वाली लाइन की तरफ ध्यान मत दो, कंफ्यूजन बढ़ेगा, सीधे सीधे इस पे ध्यान दो कि बी और ई के बीच में कितने लोग, एक पर्सन, तो बी और ई के बीच में एक पर्सन, सीधी सी बात है, ई क्या है, लड़का है कि लड़की है, बॉय है, तो एक पर्सन है तो ई यहाँ पे हो सकता है क्या, सीधा सीधा ई यहाँ पे हो जाएगा। देखो विदाउट डायरेक्शन भी हम लोगों ने ये निकाल सकते हैं, लेकिन कब, हम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि बी और ई के बीच में कितने पर्सन, एक पर्सन, एक पर्सन छोड़ दिया गया तो यहाँ पे कौन आ रहा है, फीमेल आ रहा है, तो वो ई क्या है, मेल है, तो ऑब्वियसली मेरे को उधर ही करना पड़ेगा। और डायरेक्शन से भी आप देख पा रहे हो कि बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई का लेफ्ट ये होता है तो बी जो है वो सेकंड होगा। सेम एज इट इज इस डायग्राम में भी उतार के रख देंगे, तो ई जो है वो मेल है, ई जो है वो मेल है, और बी भी क्या है, मेल है, यहाँ पे भी क्या है, मेल है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच आया क्या प्लॉट पे, एच आया, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, तो एच के राइट में सेकंड, मतलब एफ को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, मतलब एच के राइट में सेकंड जो है बी ने जगह ले ली है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, इससे ही सही रहेगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, एक लाइन, C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, C जो है वो B के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब C और B क्या है, नेबर है। अब दो जगह खाली कहाँ पे दिख रही है आपको, C और B, तो यहाँ पे तो सीधा B का डायरेक्शन भी पता है और B भी आ गया प्लॉट पे, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, मतलब C नीचे आ जाएगा, C क्या है, बॉय है। अब फिर एक लाइन थी, B इज वन ऑफ बीज नेबर इज अ गर्ल, तो बी का एक नेबर क्या है, बॉय है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो गर्ल कौन सी बची है, तीन गर्ल्स थे, कौन से थे, एफ जी एंड एच, क्या थे, एफ जी एंड एच, दो गर्ल्स ऑलरेडी हो गए, जी एंड एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, बचा कौन है, ए बी सी डी, डी बचा है, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये बच गया मेरा डायग्राम। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि पॉसिबिलिटीज कैसे बनाएंगे, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, वी यू टी आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर एंड ए बी सी आर ऑल्सो सीटेड इन अ सेम सर्कल
बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। इस लाइन का मतलब समझ गया क्या? तो सबसे पहले टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो वी यू टी आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। तो इन तीनों का एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट बताया गया कि वो कहाँ देख रहे हैं? सेंटर में देख रहे हैं। और ए बी सी आर ऑल्सो, ये 3 लोग भी बैठे हैं उस सर्कल में, सेम सर्कल में, बट टू ऑफ देम आर फेसिंग नॉट फेसिंग द सेंटर। मतलब इनमें से 2 जो है वो सेंटर को फेस नहीं कर रहे हैं। सेंटर को फेस नहीं कर रहे हैं मतलब कहाँ फेस कर रहे हैं? आउटसाइड ही रहेंगे। लेकिन ये चीज पता है क्या कि कौन से 2 आउटसाइड और कौन सा एक इनसाइड? ये नहीं पता है। मतलब ये उस टाइप वाला क्वेश्चन हो गया कि सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं फिक्स वाला। फिक्स वाला कौन सा? कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड टू ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। लेकिन कौन इनसाइड कौन आउटसाइड ये पता है क्या? नहीं। तो हम लोग देखेंगे क्लू के हिसाब से क्या आता है। हाँ 3 का पता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला क्लू पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्लू क्या है सबसे पहला? तो यहाँ पे बोला गया v सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ c। तो v जो है किस पे डिपेंडेंट है? c पे डिपेंडेंट है। तो c का डायरेक्शन पता है क्या? c का डायरेक्शन पता है क्या? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे बोला गया था v u एंड t इनसाइड, और यहाँ पे a b c टू आउटसाइड एंड 1 इनसाइड। तो पहला जो क्लू है v इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ c। तो v जो है डिपेंडेंट है किस पे? c पे। तो c का डायरेक्शन मेरे को एग्जैक्ट पता है क्या? नहीं है। तो मैं अब एक दो चीजें कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी के साथ भी स्टार्ट कर सकता हूँ। एक बार c को मैं इनसाइड फेस कराऊंगा, एक बार c को मैं आउटसाइड फेस करूंगा। चलो उसी से स्टार्ट करते, पॉसिबिलिटी बना ही लेते, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन में हम लोगों को पॉसिबिलिटी का बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी हम लोग 6 लोगों को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सबसे पहले क्या बोला गया है? सी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इनसाइड फेस करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं सी को ले लेता हूँ, आउटसाइड फेस करवा देता हूँ, ठीक है। वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सी के लेफ्ट में सेकंड मतलब इस डायग्राम में वी यहाँ पे आ जाएगा, इस डायग्राम में वी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। मैंने क्या किया? पॉसिबिलिटी बनाया, एक बार सी को इनसाइड फेस करवाया, एक बार सी को आउटसाइड फेस करवाया। दोनों डायग्राम के साथ मेरे को आगे चलना पड़ेगा। आगे क्या बोला गया है? यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो क्या प्लॉट पे यू है क्या? क्या प्लॉट पे ए है क्या? तो मैं इस लाइन को मेरे को थोड़ा सा छोड़ देना पड़ेगा, रोक देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट इसमें। फिर बोला गया बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो क्या प्लॉट पे बी है? क्या प्लॉट पे टी है? तो निकाल सकता हूं मैं, इसको भी ड्रॉप करते हैं। फिर बोला गया सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। तो यहाँ पे सेकंड टू द राइट ऑफ टी मतलब दोनों के बीच में कितना गैप? 1 का गैप। तो यहाँ से 1 का गैप तो नहीं है, सीधा सीधा क्या पे रहेगा? यहीं पे रहेगा। मतलब टी को मेरे को यहीं पे करना पड़ेगा। ये आ गया टी यहाँ पे देखो 1 का गैप, यहाँ चला गया टी यहाँ पे। तब मैंने विदाउट डायरेक्शन ये तो कर लिया कि वी सी और टी क्या है, दोनों के बीच में 1 का गैप है, तो यहाँ पे भर गया था, तो यहाँ पे दूसरी जगह ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। तो मतलब टी कहाँ देख रहा है? इस डायग्राम में, यहीं पे देखेगा। और इस डायग्राम में देखो, एक डायग्राम में टी आउटसाइड देख रहा है, एक डायग्राम में टी इनसाइड देख रहा है, क्योंकि सी इज टू द सेकंड टू द राइट ऑफ टी बोला गया है। सी को टी के राइट में सेकंड रखना था। दो पॉसिबिलिटी अलग अलग बन रही है। क्लियर हो रहा है ना? कुछ डाउट नहीं है क्या? सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में सी। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी ये आगे बोला गया है, मतलब ये पहला वाला जो लाइन, लेकिन पॉसिबिलिटी तो यही बनेगी दोनों में। ये सही बात है, दोनों में से एक ही डायग्राम सही होने वाली है। और यही एक रीजन है कि जिससे दोनों में से एक डायग्राम गलत होगी। क्यों? क्योंकि टी क्या है? टी क्या है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? इसलिए ये गलत होगा। बराबर है। अब एक बात याद रखो, ये तो मैंने लिख के रखा है, ठीक है, ये लिख के रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे ध्यान पे आया। लेकिन अगर मान लेते क्वेश्चन अगर बड़ा है, ये तो 3 लाइन का क्वेश्चन है, तो ठीक है आपके दिमाग में रह गया।
ये 3 लोग इनसाइड देख रहे हैं, बाकी सब लोग आउटसाइड देख रहे हैं, या फिर जो भी है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा रह गया और आपने इतना लिखने का आपको अगर समय नहीं रहा, आपने सीधा डायग्राम से चालू किया, तो क्या फटक से दिमाग में आएगा क्या ये कि भैया टी तो अंदर देख रहा था करके? ऐसा आएगा क्या? नहीं। ठीक है, सही है। ये सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो क्या प्लॉट पे ए आया है? क्या प्लॉट पे यू आया है? तो ला सकते मैं किसी को भी नहीं ला सकता हूं, तो उससे कनेक्टेड कुछ देखना पड़ेगा। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो बी और टी के बीच में कितने पर्सन? 2 लोग। तो बी और टी के बीच में 2 लोग, तो यहाँ पे दोनों साइड में ऑब्वियसली यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट या फिर सीधा अपोजिट में ही हो जाएगा। कभी भी याद रखना कि 8 लोग अगर है, फोर्थ टू द लेफ्ट या फिर फोर्थ टू द राइट बोला जाए तो ऑब्वियसली हमेशा अपोजिट में ही आएगा। 6 लोग अगर है, थर्ड टू द लेफ्ट या फिर थर्ड टू द राइट बोला जाएगा तब भी अपोजिट में आएगा, चाहे वो लेफ्ट से बोलो चाहे वो राइट से बोलो, सीधे सीधा 180 का एंगल बन रहा है। वो क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे बोला गया था बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो टी के लेफ्ट में थर्ड भी है और राइट के थर्ड में भी है। ठीक है, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी बोला गया रहता तब भी यही आता, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट बोला गया तब भी यही आएगा। तो ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। फिर बोला गया सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, तो ये तो हो गया था ना। अब यहाँ पे ए इज नेक्स्ट टू वी, अब नेक्स्ट टू वी मतलब इमीडिएट नेबर, तो प्लॉट पे क्या आया है? ए ऑलरेडी आया है क्या? नहीं है, वी आया है, लेकिन ए को मैं यहाँ पे निकाल सकता सीधे सीधा, ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। फिर बचा कौन? बचा कौन? यू बचा ना, तो यू यहाँ पे होगा। अब मेरे को क्या करना था? डायरेक्शन, अब प्लॉट पे सारे लोग तो आ गए लेकिन डायरेक्शन का पता करना है, तो कौन सी लाइन मैंने छोड़ा था? यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए के राइट में क्या है? सेकंड है, मतलब ए को कहाँ दिखाना पड़ेगा? इनसाइड क्या आउटसाइड? इनसाइड दिखाऊंगा तो सेकंड टू द राइट में तो बी आ जाएगा ना। मेरे को यू को सेकंड टू द राइट ऑफ, तो मतलब इसको क्या दिखाना पड़ेगा? क्या हो रहा है, ऐसा क्यों देख रहे हो? ये लाइन को पढ़ो ना अच्छे से। क्या बोला गया है? u इज सेकंड टू द राइट ऑफ a, तो u जो है वो a के राइट में सेकंड है। तो अगर मैं a को इनसाइड फेस करूंगा तो a का राइट कहाँ पे हो जाएगा? तुम मिस्टेक कर रहे हो, मैंने क्या बताया? साउथ फेसिंग में राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम होगा, तुमने अपना राइट ले लिया। आप साउथ फेसिंग बैठे हो क्या? आप कहाँ बैठे हो? नॉर्थ फेसिंग। मेरे को सोचना कैसे है? साउथ फेसिंग से सोचना है। साउथ फेसिंग में मैंने बताया था मिस्टेक होने के चांसेस है, साउथ फेसिंग में ऐसा होता है। तो साउथ का राइट क्या हो जाएगा? आपका जो राइट है वो साउथ का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। आपका जो लेफ्ट है वो साउथ का क्या हो जाएगा? राइट। तो मेरे को यहाँ क्या करना है? यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए के राइट में सेकंड है, तो ए को मेरे को क्या करना पड़ेगा? आउटसाइड, मतलब यहाँ पे राइट हो जाएगा। यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए के राइट में यू जो है सेकंड है। अभी क्लियर है क्या? क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों देख रहे हो? कुछ दिमाग में चल रहा है क्या? अरे हाँ, तुम ये तो बताओ कि हम लोगों का ये गलत हो गया करके, इस पे काम करना है करके। हाँ ठीक है, तो ऐसा बोलो ना। तुम बोल रहे हो कि यहाँ मैं, क्योंकि यहाँ तो ये बिल्कुल सही है ना, यहाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी गलत ही हो गई, तो इस पे काम करना जरूरत नहीं है, अभी काम इस पे करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो यू जो है वो ए के राइट में सेकंड है, तो इसमें ए आया है क्या? तो ए को लाना पड़ेगा पहले। ए इज नेक्स्ट टू वी, वो वाला काम भी हम लोगों ने यही पे किया है। तो जहां से ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई तो वहां पे काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो वो हम लोग कर रहे थे, उसी पे काम कर रहे थे, इस पे काम करना है। तो सबसे पहले ए को और वी को ला लेते हैं। ए इज नेक्स्ट टू वी, तो ए जो है वो वी के नेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे दोनों जगह ए हो सकता है, फिर से पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अभी फिलहाल कुछ लाइन छोड़े, हम लोग उस चीज पे ध्यान देते हैं। वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये हो चुका है। यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यू जो है वो ए के राइट में सेकंड है, तो ना यू है ना ए है। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो बी को मैं ला सकता हूँ, बी के लेफ्ट में थर्ड, मतलब सीधा सीधा अपोजिट में ही हो जाएगा। पी का डायरेक्शन पता है क्या? नहीं है। अब बी आ गया तो मतलब मैं बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी हो गया, तो बी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। आगे वाला पढ़ते हैं, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ये भी हो गया है। अब बचा क्या है? ए इज नेक्स्ट टू वी, मतलब ए के लिए एक ही जगह बची। डायग्राम मतलब डायरेक्शन पता चला क्या एक का? नहीं पता चला। फिर कौन सा पर्सन बचा है?
U यहीं पे होगा, तो U के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन था, U इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, तो सेकंड टू द राइट ऑफ A मतलब A को मेरे को इनसाइड ही फेस करवाना पड़ेगा, तब जाके U क्या होगा, सेकंड टू द राइट ऑफ A होगा। अब कितने लोग बाहर देख रहे थे, अब ये यह देखो V U एंड T, ये क्या देख रहे हैं, V U एंड T अंदर देख रहे हैं, और इनमें से एक इनसाइड और बाकी आउटसाइड देख रहे हैं, तो इनसाइड वाला तो मिल गया मेरे को, B है, मतलब B भी कहा बाहर और C भी कहा बाहर, तो इससे ये क्या हो गया, डायग्राम सही हो गया। कंफ्यूजन इसलिए बढ़ा आपका क्योंकि हम लोगों ने जो ऑलरेडी गेम से बाहर निकल गया था उस डायग्राम पे काम कर रहे थे। वो गेम से बाहर कैसे निकला था, क्योंकि यहाँ पे जो था T कहाँ निकल के आया, आउटसाइड फेसिंग निकल गया, और मेरे को क्या चाहिए था, इनसाइड चाहिए था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला गया, A B C D E F G are 7 person sitting around circle, only 5 of them are facing center। टोटल कितने लोग हैं, 7, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 लोग हैं जो सेंटर फेस कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड कितने करेंगे फिर, बच्चे वाले 2। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 7 का निकाल लेते हैं। तो 7 कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया कि 6 पर्सन को एक में के सामने बैठाएंगे और 7वां पर्सन कहीं भी एडजस्ट करेंगे, कहीं भी मतलब जहां पहले डायग्राम में एडजस्ट करेंगे सेम दूसरे डायग्राम में भी एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरे डायग्राम में यहाँ एडजस्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले में भी जहां जहां करना है वहां कर लो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे डायरेक्शन पता है क्या, इनसाइड आउटसाइड, लेकिन फिक्स नंबर है, टोटल कितने 5 लोग कहाँ देख रहे हैं, और बाकी के बच्चे कहाँ देखेंगे, आउटसाइड। इतना पता है, लेकिन कौन इनसाइड कौन आउटसाइड ये पता है क्या, नहीं पता है। आते क्लू पे क्या बोला गया है, C is third to the left of D and both are facing center। तो मैं ये प्लॉट पे ला सकता हूँ क्योंकि दोनों के डायरेक्शन मेरे को पता चल गए। तो C जो है इस थर्ड है वो लेफ्ट ऑफ किसके, D के, तो C किस पे डिपेंडेंट है, D पे। सबसे पहले प्लॉट पे कौन आएगा, D। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, नीचे से, और फेसिंग कहाँ पे, सेंटर। तो C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, मतलब D क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब दोनों क्या कर रहे हैं, सेंटर फेसिंग कर, C आएगा सर, क्लियर। एंड किसके लिए है, बोथ आर फेसिंग सेंटर, ये तो हो गया लाइन, ठीक है। E इज नाइदर द नेबर ऑफ C नॉर D। तो E जो है वो C का भी नेबर नहीं है और D का भी नेबर नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव क्लू हम लोग निकाल के रखेंगे। E यहाँ पे भी नहीं हो सकता, E यहाँ पे भी नहीं हो सकता, सेम एज इट इज E को यहाँ पे भी नहीं हो सकता, और E यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो जगह कौन सी बची फिर, एक ही जगह बची, कंफर्म हो गया ये, क्योंकि चारों जगह नहीं हो सकता, तो एक ही जगह वही होगा ऑब्वियसली। क्या बोला गया फिर, द वन हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F इज नॉट फेसिंग द सेंटर। जो D और F के बीच में बैठा है वो सेंटर फेसिंग नहीं कर रहा है। तो D और F मतलब मैं यहाँ पे लिख लूं कि F को बराबर है, जो D और F के बीच में एग्जैक्टली मिडल में बैठा है वो सेंटर फेसिंग नहीं कर रहा। सेंटर फेसिंग नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होगा फिर, आउटसाइड। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ आउटसाइड फेसिंग, वो भी लाइन होगी। फिर क्या बोला गया है, G इज थर्ड टू द राइट ऑफ A। तो क्या प्लॉट पे G है क्या, प्लॉट पे A है क्या, तो मैं ला सकता हूँ क्या, नहीं। तो इस लाइन को थोड़ा सा छोड़ते। एंड किसके लिए आया, अच्छा यहाँ पे फेसिंग सेंटर बोला गया है। अब ये एंड किसके लिए आया वो ध्यान रखो, G के लिए। तो एंड G इज फेसिंग सेंटर, तो G को मेरे को कहाँ फेस करवाना पड़ेगा, सेंटर ही फेस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे G और A के लिए जगह कौन सी बची है, 3 जगह बची है। मतलब एक चीज कंफर्म हो गई इससे कि G यहाँ पे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे फेसिंग देखो, यहाँ पे आउटसाइड है, मेरे को G को कहाँ फेसिंग करना है, सेंटर फेसिंग करवाना है, ठीक है। अब दोनों में से G कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो G को अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, क्या बोला गया है, G इज थर्ड टू द राइट ऑफ A। तो G को यहाँ, अब थर्ड टू द राइट ऑफ A मतलब दोनों के बीच में कितने लोग, 2 लोग। तो इससे मैं निकाल तो सकता हूँ, लेकिन आगे देखते हैं कि कुछ क्लू मिलता है क्या।
वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी इज नॉट फेसिंग द सेंटर, बी का जो एक नेबर है वो सेंटर फेस नहीं कर रहा है, तो इससे मैं बी को ला सकता हूँ क्या? इससे तो डायरेक्शन का पता चल रहा है, तो मेरे को इसी लाइन में कुछ ना कुछ खेलना, पॉसिबिलिटी बना के देखना पड़ेगा। क्या लाइन है? जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो सबसे पहले दिमाग में ये लाएंगे कि जी और ए के बीच में कितने लोग? दो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग के बीच में क्या दिख रहा है? तो सीधी सी बात है, कहीं दिख रहा है क्या? ये दो ही पोजीशन दिख रहे हैं, तो जी तो यहाँ पे हो नहीं सकता, फिर क्या होगा? एक ही जगह बची है फिर जी के लिए, यही होगा। और फिर जी अगर यहाँ है तो ये दो छोड़ के तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहीं पे दो छोड़ के जगह है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर ए हो जाएगा। फिर क्या बोला गया? जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, और जी का सेंटर फेसिंग का है, सेंटर में है। अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, पांच लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, दो लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो क्या डायग्राम बन गया? क्या बचा? कौन है? बी बचा है, तो बी तो यहाँ पे आएगा, तो इससे क्या डायग्राम बन गया? क्या डायरेक्शन का पता चलना बचा है, तो डायरेक्शन के लिए लास्ट वाला क्लू दिया गया है। क्या बोल रहा है? वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी इज नॉट फेसिंग द सेंटर, तो बी का एक नेबर जो है, दोनों में से एक, वो सेंटर फेस नहीं कर रहा है, तो एक नेबर तो सेंटर फेस, सॉरी, एक नेबर तो सेंटर फेस कर ही रहा है, तो मतलब दूसरा नेबर कहाँ फेस करेगा फिर? तो लास्ट वाला लाइन हो गया, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी इज नॉट फेसिंग द सेंटर। अब यहाँ पे बोला गया था कि दो आउटसाइड, तो दो आउटसाइड वाले मिल गए क्या मेरे को? देखो एक मिल गया, एक मिल गया, तो बाकी बचे वाले कहाँ रहेंगे? ये बन गया डायग्राम। क्लियर हो रहा है? तो जो प्लॉट पे है उस लाइन को हम लोग प्लॉट पे लाएंगे, जो रिलेटेड प्लॉट पे नहीं है तो उसको हम लोग प्लॉट पे नहीं लाएंगे, वेट करेंगे आगे कुछ मतलब उसके रिलेटेड कोई एलिमेंट मिलता है क्या, तो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं, पढ़ेंगे यहाँ पे। 8 फ्रेंड्स नेमली कशिश, अनामिका, अमृता, आकांक्षा, ट्रीना, युविका, वंशिका और दिशा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, और क्या बोला गया है? एंड ईच ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि एक सर्कल बना लेंगे और सबके सब कहाँ देख रहे हैं? सेंटर। टोटल कितने लोग हैं? और सबके सब कहाँ देख रहे हैं? सेंटर, तो यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। शुरुआत में पहला क्लू क्या दिया गया है कि कशिश इज सेकंड, कशिश क्या है? इज सेकंड टू द राइट ऑफ ट्रीना। तो अब मैं इनसाइड फेसिंग है तो मैं डायरेक्टली ट्रीना को ला सकता हूँ कि कशिश किस पे डिपेंडेंट है? ट्रीना पे डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले मैं किसको लाऊंगा? कशिश इज सेकंड टू द राइट ऑफ ट्रीना। सेकंड टू द राइट ऑफ ट्रीना मतलब कशिश को यही पे होना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे जो बोला गया हु किसके लिए आया? ट्रीना हु इज द नेबर ऑफ अमृता एंड वंशिका, तो ट्रीना जो है वो अमृता और वंशिका के नेबर है, तो आइदर ऑब्लिक में आ जाएगा। कौन कौन है? यहाँ पे भी अमृता एंड वंशिका, ठीक है। अब दोनों में से कंफर्म सेट किसी के नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोला गया आकांक्षा इज नॉट द नेबर ऑफ कशिश, तो आकांक्षा जो है वो कशिश के नेबर नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव क्लू है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या करूंगा? आकांक्षा यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? वंशिका इज नेबर ऑफ युविका, तो वंशिका जो है वो युविका की नेबर है, तो वंशिका अगर यहाँ पे होगी तो युविका के लिए जगह बचेगी क्या? मतलब यहाँ पे कंफर्म क्या हो गया कि अमृता यहाँ पे कंफर्म हो गई और वंशिका यहाँ पे कंफर्म हो गई। अब फिर मैं युविका को निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। बोला गया कि अनामिका इज नॉट बिटवीन आकांक्षा एंड दिशा, तो अब तीन जो पर्सन का नाम लिखा गया है वो तीन ही जगह यहाँ पे बची है, आकांक्षा वहां पे नहीं है, तो मैं क्या ये चीज निकाल सकता हूँ क्या? तो इसको थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
दिशा इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा। तो दिशा जो है वो युविका और आकांक्षा के बीच में नहीं है। तो अभी तक आकांक्षा आने की है, दिशा भी आने की है और युविका आ गई है, तो इस लाइन से भी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। फिर क्या बोला गया, दिशा इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ कशिश। तो यहाँ पे ये निगेटिव क्लू है, मैं इसको कर सकता हूँ कि दिशा जो है वो कशिश के नेबर नहीं है। अब 3% बचे, 3 में से 2 यहाँ पे नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली बचा वाला जो रहेगा वही रहेगा। तो आकांक्षा भी नहीं है, दिशा भी नहीं है, तो बचा कौन? ठीक है, अब जो लाइन छोड़ा है उस पर काम करते। कौन सा लाइन छोड़ा है हम लोगों ने? अनामिका इज नॉट बिटवीन आकांक्षा एंड दिशा, दिशा इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा। तो दिशा जो है युविका और आकांक्षा के बीच में नहीं है, तो अगर आकांक्षा को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो दिशा को मेरे को यहीं पे लेना पड़ेगा, तो ये तो चीज हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि आकांक्षा यहाँ पे है और दिशा यहाँ पे है, ये बन गया। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, देयर आर 9 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि 9 फ्रेंड्स बोला गया और यहाँ पे 8 ही लोग दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलो, बोला गया है यहाँ पे कि डी ई एफ एच आई आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, ए बी सी आर ऑल्सो सीटेड इन अ सेम सर्कल बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। मतलब टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, है कि नहीं है? 8 लोग हैं, उसमें से कौन सेंटर फेसिंग कर रहे हैं? डी ई एफ एच और आई इनसाइड, और ए बी सी इनमें से 2 आउटसाइड और 1 इनसाइड। कौन इनसाइड कौन आउटसाइड पता है क्या इनमें से? नहीं पता, तो मैं 8% निकालूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पे सबसे पहले क्लू पे ध्यान देते हैं। तो F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। F किस पे डिपेंडेंट है? C पे डिपेंडेंट है, राइट? तो C का डायरेक्शन पता है क्या? नहीं पता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई डायरेक्शन पता होने का वेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे दोनों में से, आप बताइए। पॉसिबिलिटी कर लेते हैं, चलो ठीक है, पॉसिबिलिटी कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आगे करना था, ठीक है, यहाँ यहीं पे कर लेता हूँ। तो पॉसिबिलिटी शुरुआत करते हैं। F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। तो एक डायग्राम में मैं C को इनसाइड फेस करवा रहा हूँ, एक डायग्राम में मैं C को आउटसाइड फेस करवा रहा हूँ। तो F इज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, मतलब यहाँ पे F यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे F यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये डायग्राम 1, ये डायग्राम 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये लाइन हो चुकी है। E इज थर्ड टू द राइट ऑफ A। तो E जो है वो A के राइट में थर्ड है। तो क्या प्लॉट पे E है? क्या प्लॉट पे A है? तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। तो क्या प्लॉट पे B है? क्या प्लॉट पे D है? ला सकता हूं मैं इनको? नहीं ला सकता हूं। फिर बोला गया D हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ H एंड I। D जो है वो H और I का नेबर है। तो यहाँ पे H और I आया है क्या? मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूँ, मुझे इस लाइन से एक ही चीज पता चल रही है कि क्या पता चल रहा है? D H और I, मतलब H D I, या तो ये हो सकता है या तो I D H, लेकिन ये तीनों क्या है? इमीडिएट नेबर ही रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे भी इसको प्लॉट पे उतार पाया क्या मैं? नहीं उतार पाया, क्योंकि मेरे को रिलेटेड कौन सा चाहिए? F से, और C से रिलेटेड कुछ मिलता है तो मैं इसको प्लॉट पे उतार पाऊंगा। आगे बढ़ते, C से मिला है कुछ। C इज सेकंड टू द राइट ऑफ D। C जो है वो D के राइट में सेकंड है, मतलब C और D के बीच में कितने परसेंट? 1%। तो यहाँ पे 1 ने तो जगह खा लिया, ऑब्वियसली D कहाँ पे आएगा?
यहीं पे आएगा, इसका भी डी कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। देखो सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में सेकंड मतलब सेकंड वाले डायग्राम में डी को अंदर फेस करवाना पड़ेगा और फर्स्ट वाले डायग्राम में डी को कहाँ फेस करवाना पड़ेगा, बाहर, तभी जाके सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, मतलब ये लाइन कंप्लीट हो गई है। एंड किसके लिए आया, सी के लिए, एंड सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो सी जो है वो बी के राइट में थर्ड है, मतलब सी और बी के बीच में कितने पर्सन, दो लोग, तो सी जो है बी के राइट में थर्ड है, मतलब मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दो लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो लोग यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी यहाँ दिख रहा है, तो मैं बी को दोनों जगह ले सकता हूँ, क्योंकि बी ए और बी के बीच, ए बी सी के बीच में पता है कि मेरे को, हाँ डी कहाँ दिख रहा है, इंसर्ट, हाँ, तो ये इनवैलिड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, इंस्ट्रक्शन कंफर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, तो मैं इस लाइन को लाना जा रहा था कि C इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, तो C जो है वो B के राइट में थर्ड है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे को C B को मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, समझ रहा है ना, B को मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ क्या, या कैसे लूंगा, क्यों नहीं रख सकते हैं, बी का डायरेक्शन नहीं पता है ना, कहाँ इनसाइड है बी, दोनों जगह हो सकता है, बी का डायरेक्शन पता रहता तो मैं कहीं ना कहीं बी को एडजस्ट कर सकता था। बी का डायरेक्शन पता है क्या, बस इतना पता है कि बी और सी के बीच में कितने पर्सन है, दोनों जगह जगह खाली है, अगर एक जगह पैक रही थी तो हमें ये कंफर्म हो जाता कि दूसरी जगह ही रहने वाला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस क्लू को भी छोड़ना पड़ेगा, कुछ जो लाइन छोड़ी है उसमें कुछ मिल रहेगा वो देखना पड़ेगा। E इज थर्ड टू द राइट ऑफ A, तो E तो आया नहीं है, देखो यहाँ पे B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D दिख रहा है, तो D आया है प्लॉट पे, तो मैं B को ला सकता हूँ, बराबर है, तो यहाँ पे ये लाइन को ला सकता हूँ, B इज थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ D, तो B जो है वो D के लेफ्ट में थर्ड है, तो B को मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, अब वो जो लाइन मैंने पढ़ा था कि एंड के बाद में, देखो ध्यान दो, ये वाला लाइन कि B इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, सॉरी C इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, तो B के राइट में C अगर थर्ड है तो B को मैं आउटसाइड करूंगा कि इनसाइड, इनसाइड करूंगा तो वो थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा ना, मेरे को क्या चाहिए, थर्ड टू द राइट चाहिए, मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड करना पड़ेगा। अब बराबर हो गया। अब क्या बोला गया है, D हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ H एंड I, तो मैं H और I ऑब्लिक में लिख सकता हूं, बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे बोला गया D हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ H एंड I। अब कौन सा लाइन बचा है, हाँ, E इज थर्ड टू द राइट ऑफ A, तो अब E जो है वो A पे डिपेंडेंट है, तो A का डायरेक्शन पता होना जरूरी है, तो अब यहाँ पे देखो दो आउटसाइड एक इनसाइड था, तो दो आउटसाइड वाले तो मिल गए, मतलब ऑब्वियसली A कहाँ पे देखने वाला है, इनसाइड ही देखने वाला है, E इज थर्ड टू द राइट ऑफ A, तो A के राइट में थर्ड, मतलब मैं यहाँ पे A करूंगा क्या, क्योंकि A को यहाँ पे करूंगा, A को यहाँ पे करूंगा और उसको इनसाइड फेस करवाऊंगा, तो A के राइट में थर्ड जगह नहीं है, तो मेरे को ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, A को यहीं पे करवाना पड़ेगा, इसको इनसाइड फेस करवाना पड़ेगा, राइट में थर्ड कौन है, तो E है, E यहाँ पे हो जाएगा, और बाकी जितने भी पर्सन है वो कहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ पे H और I के बीच में क्या है, कांट बी डिटरमाइन रहेगा, मतलब H और I के बीच में पूछा जाएगा, अगर ऐसा पूछा जाएगा कि हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आइदर H और I। अगर दोनों ऑप्शन नहीं है, अगर ये ऑप्शन नहीं है, आइदर H और I ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में ऐसा पूछा गया, मैं लिख के बता देता हूँ, ये तो आपको समझ गया,
अगर ऑप्शन में ऐसा आता है कि ए ऑप्शन है एच, बी ऑप्शन है आई, फिर सी ऑप्शन है आइदर एच और आई, फिर डी ऑप्शन है can't be determined और ई ऑप्शन है none of these, क्या इसमें से क्या टिक करेंगे फिर? और क्वेश्चन है इस तरीके का, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, क्या टिक करेंगे? बराबर है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कुछ तो एफ, तो फिर क्या टिक करेंगे? कांट बी डिटरमाइन, इसमें नन ऑफ दिस मत करना। हाँ, अगर कांट बी डिटरमाइन भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle table facing the center। मतलब 8 पर्सन है, हम लोग निकाल लेते हैं। 8 लोग बैठे हैं और सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? सेंटर फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब सेंटर फेसिंग कर रहे हैं। आगे क्लू क्या लिखा गया है? नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये तो लिखा ही होता है। 3 people आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो मैं इससे चालू तो कर सकता हूँ, करते क्या चालू कि रुक जाते हैं? आगे वाले लाइन से स्टार्ट करते हैं। ए और डी के बीच में 3 लोग बैठे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट लाइन से चालू करते हैं हम लोग। तो बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो बी जो है वो ए के राइट में सेकंड है। इस लाइन से चालू करते हैं क्या? क्योंकि इस लाइन से चालू करके देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं रहेगा, हम लोग तो उसी से चालू कर देंगे फटाक से। तो हम लोग फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए के राइट में सेकंड है बी। आगे बढ़ते हैं। फिर सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो क्या मैं सी और एफ को ला सकता हूँ क्या? नहीं ला सकता। फिर डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड ई, तो डी जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका? नेबर नहीं है किसका? एफ और ई का। अब एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मैं लिख सकता हूँ कि एच जो है वो बी का नेबर नहीं है। तो बाकी के लाइन में कर सकते हो क्या कुछ? हाँ, ए और डी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो डी के लिए पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा ना। अच्छा, बिटवीन बोला है क्या? ए सीट, अच्छा कहाँ लिखा है? हाँ, बिटवीन बोला गया है। तो उन दोनों के बीच में, थर्ड टू द लेफ्ट थर्ड टू द राइट नहीं बोला है, मतलब दोनों के बीच में कितने लोग होगा? सीधा सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी अपोजिट में हो जाएगा। चलो, डी अपोजिट में हो गया, तो डी से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या? डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर ऑफ आइदर ई एंड एफ, तो नाइदर नॉट चाहिए था कि आइदर भी लिखा है। अच्छा, नेबर है ना, सॉरी, आइदर एफ और ई, दोनों का नेबर नहीं हो सकता, किसी एक का रहेगा, लेकिन दोनों का रहेगा क्या? इसका मतलब ये है, नाइदर नॉर बोला गया रहता तो दोनों उसके आजू बाजू में नहीं रहते। यहाँ पे आइदर एफ और ई, मतलब एफ यहाँ पे और ई यहाँ पे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सिर्फ एफ यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे ई भी हो सकता है, या तो यहाँ पे ई भी हो सकता है, एफ नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे अगर एफ है तो यहाँ पे ई नहीं हो सकता फिर। ठीक है, इससे तो कुछ हम लोग कर नहीं पा रहे। और फिर कौन सा लाइन बचा है? बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ये तो हो गया ना। फिर सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ का मतलब सी और एफ क्या है? नेबर है, तो नेबर के लिए या तो ये 2 जगह है या तो ये 2 जगह है। तो हाँ, नीचे वाली कौन सी? हाँ, ये 2 या तो ये 2। ठीक है, तो एक इसमें ये 2 में लेके देखते हैं, एक इसमें ये 2 में लेके देखते हैं।
सबसे पहले देखेंगे C इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ F, तो मतलब F को यहाँ पे, C को यहाँ पे। दूसरे डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे प्लॉट पे क्या क्या है अभी फिलहाल, A है, फिर B है, फिर यहाँ पे D है। सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। अब मैं पहले इसमें F को वहाँ लिया है, तो F को मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये क्या है, E यहाँ पे नहीं हो सकता, बराबर है ना। E यहाँ पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो E के लिए या तो ये जगह है या तो ये जगह है, लेकिन यहाँ पे E यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। अब कौन सा लाइन है, H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, तो यहाँ पे भी करके रख लो कि H यहाँ पे भी नहीं है, H यहाँ पे भी नहीं है, तो H होगा कहाँ पे फिर, H यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे H के लिए जगह है क्या, H यहाँ पे भी नहीं है, H यहाँ पे भी नहीं है, मतलब H यहाँ पे हो जाएगा। फिर कौन सा लाइन बचा है, तो E रहेगा और D का नेबर रहेगा ना। अच्छा E यहाँ पे भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली E यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा है, G। और यहाँ पे E के लिए कुछ है क्या, D के बाजू में E नहीं है, बोलता है D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड F। तो यहाँ पे F यहाँ पे नहीं है, तो E यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे कौन आ सकता है, G। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म है क्या ये, यहाँ पे ये कंफर्म है क्या, क्यों कंफर्म नहीं है, क्योंकि G भी तो यहाँ आ सकता है ना। उसने नहीं हो सकता है ये लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये लिखा है क्या कि E होना ही चाहिए, F और E में से होना ही चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है क्या, दोनों में से एक नहीं हो सकता है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि भैया कुछ भी हो जाए ये चीज नहीं हो सकती है। या तो ये चल जाएगा मेरे को, या तो ये चल जाएगा मेरे को, या तो ये चल जाएगा मेरे को, या तो ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक जगह पे E और F होना ही चाहिए, दोनों भी नहीं हो सकते, ये दोनों भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि E यहाँ पे भी हो सकता है, G यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे परफेक्ट बेटर है कि E यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे F आ गया है। इसलिए डायग्राम कौन सा सही रहेगा, ये वाला डायग्राम सही रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया है, K, L, M and O, P and Q are sitting around circle table facing the center। टोटल कितने पर्सन है, 7 लोग हैं। तो डायग्राम कैसे निकालना है आपको बताइए। 6 लोगों को आमने सामने बैठा देंगे, और बचा जो 1 पर्सन है वो कहाँ बैठाएंगे, कहीं भी बैठा देंगे। अच्छा फेसिंग सेंटर ही है ना, ठीक है। फिर बोला गया L sit between N and O। तो इससे स्टार्ट करना है, तो हम लोगों को 2 पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। L को तो बीच में बैठाना ही पड़ेगा, एक जगह N यहाँ पे, O यहाँ पे, एक बार N यहाँ पे, O यहाँ पे। फिलहाल इस लाइन को छोड़ते हैं, दूसरे लाइन से स्टार्ट करेंगे। K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने, मतलब जब भी कोई क्लू को हम लोग प्लॉट पे लाते हैं, तो एक चीज ध्यान देना है कि उसी के 2 एलिमेंट का कुछ आगे मिल रहा है क्या, कुछ मिल रहा है क्या, और के बारे में आगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि तीसरे लाइन से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि 3 एलिमेंट अपने प्लॉट पे है, क्योंकि वहां पे 3 एलिमेंट है, तो तीनों प्लॉट पे आएंगे। चलो ठीक है। Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। तो Q जो है वो M के लेफ्ट में क्या है, सेकंड है। फिर M हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। M जो है वो P के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब P को यही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे दूसरा तो क्लू नहीं है, तब Q से भी रिलेटेड कुछ नहीं है, M से भी रिलेटेड कुछ नहीं है, फिर आपका हुआ कैसे। तो पहले लाइन से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो एक चीज तो है कि L सिट बिटवीन N एंड O। तो L जो है
वो NO दोनों हो सकता है। और यहाँ पे क्या रहेगा फिर, बचा कौन सा एलिमेंट है, K। तो इन दोनों में क्या रहेगा, आइदर और। हाँ अच्छा ओके ओके ओके, वहाँ पे दूसरा वाला देखा ही नहीं मैंने। तो NO यहाँ पे तो पहले हम लोगों ने लिखा, लेकिन यहाँ पे जब बोला गया कि K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, तो O के लेफ्ट में थर्ड है, तो मेरा O यहाँ पे कंफर्म और N यहाँ पे कंफर्म। समझ में आया क्या, K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, मतलब N यहाँ पे कंफर्म। O और K के बीच में कितने लोग, 2 लोग। क्लियर है, ठीक है। तो बाकी सारे जो क्वेश्चंस है यहाँ पे 17 या 18 क्वेश्चंस है, ये सारे होमवर्क है। तो जब पहला शुरुआत में आप जब सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किया, तो ये जितना भी मैंने यहाँ पे अभी पीपीटी में जो लेके जाओगे, तो ये अपने कॉपी में उतारना है, और कल मेरे को परसों मेरे को दिखाना है कि इतना सर आपने सिखाया था, इतना मेरे फेयर कॉपी में लिखा है। ऐसा नहीं है कि PDF है तो उसको छोड़ देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं लिखे तो चलता है, कि क्वेश्चंस लिख लो, या तो क्वेश्चन का प्रिंट आउट दे देता हूँ, तो प्रिंट आउट आप घर में रख सकते हो क्वेश्चन का, लेकिन बाकी जितने भी बेसिक चीजें हैं वो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, तो एक बार इसका जिन्होंने भी नहीं किया है PDF वो डाउनलोड कर लो।